हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, पिछली क्लास की अगर हम बात करें तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस की थी ओर्थ पर, एडिशन थ्योरम पर और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पर। तो देखिए, ओर्थ क्या होता है, संयोगानुपात क्या होता है, इस पर भी हम काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं। ओर्थ का मतलब होता है, देखिए, प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी ए बार का जो रेशो होता है, जो अनुपात होता है, उसी को हम कहते हैं ओर्थ इन फेवर, पक्ष में संयोगानुपात। और देखिए, जब हम अगेंस्ट में निकालते हैं, विपक्ष में निकालते हैं, तो उसका हम इन्वर्स कर देते हैं। और देखिए, उसके बाद हमने एडिशन थ्योरम को समझा था। और एडिशन थ्योरम का हम कब यूज करते हैं? जब हमें प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी को हमें कैलकुलेट करना होता है। और जब हम प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी को हम कैलकुलेट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज करते हैं। और देखिए, इसके अलावा हमने इंडिपेंडेंट इवेंट में से कम एक इवेंट घटित हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें, उस पर भी हमने डिस्कस की थी। तो इन 3-4 पॉइंट्स पर हमने काफ़ी डिटेल में पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस की है। और अब देखिए, यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में हम एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इनको हम प्रूफ करेंगे। तो जो भी कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में देखे हैं, उन्हीं को हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे एडिशन थ्योरम, या फिर इसे हम टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, सबसे पहला केस हम देखेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो यहाँ पर देखिए, घटनाएं जब अपवर्जी होती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है, तो ऐसी कंडीशन में हमें ये बताना है। और देखिए, यहाँ पर इस स्टेटमेंट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था। देखिए, यूनियन की जगह हम प्लस भी लिख सकते हैं, और इंटरसेक्शन की जगह हम क्या लिखते हैं? इनटू। एक ही बात है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों का सेम मीनिंग है। तो देखिए, यहाँ पर जितनी भी इवेंट्स हैं, उनके सम की जो प्रोबेबिलिटी है, वो इस तरह से देखिए, हम यहाँ पर उन इवेंट्स के सम की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इस प्लस का मतलब यूनियन है ना, कंफ्यूज में बिल्कुल भी नहीं रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, एडिशन थ्योरम का ये वाला पार्ट हम प्रूव करेंगे। और ये वाला जो पार्ट है, देखिए, वो है यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए, अपवर्जी घटनाओं के लिए। और उसके बाद देखिए, ये एक जनरल केस, ये एक जनरल केस है। तो देखिए, ये भी हमें प्रूव करना है, ये 2 इवेंट के लिए और ये 3 इवेंट के लिए। देखिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में देखिए, ये इसका जो प्रूफ है वो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो देखिए, इनको भी हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। चलिए, इसकी हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, देखिए, प्रूफ। तो यहाँ पर देखिए, कुछ एक्सक्लूसिव इवेंट्स हम मान लेते हैं, अपवर्जी घटनाएं मान लेते हैं। तो लिखें आप। और देखिए, यहाँ पर जो भी अपवर्जी घटनाएं हैं, उससे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए, एक्सपेरिमेंट की। जो एक्सपेरिमेंट है, उसके कितने आउटकम्स हैं, कितनी स्थितियां हैं। मान लेते हैं किसी प्रयोग की कुल स्थितियां कितनी है, टोटल आउटकम्स कितने हैं, स्मॉल n है। यहीं से हम शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम कुछ एक्सक्लूसिव इवेंट्स लेंगे, अपवर्जी घटनाएं, और उनकी जो फेवरेबल कंडीशंस हैं, जो अनुकूल स्थितियां हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो लिखें आप, माना किसी प्रयोग तो देखिए, किसी प्रयोग की कुल स्थितियां टोटल आउटकम्स। तो देखिए, वो मान लेते हैं हम क्या है, देखिए, कुल स्थितियां n है। हमने मान लिया एक एक्सपेरिमेंट है, जिसके टोटल केसेस कितने हैं, टोटल रिजल्ट्स कह सकते हैं, टोटल आउटकम्स कह सकते हैं, कुल स्थितियां कह सकते हैं, कितनी है, n है। अब हम कुछ एक्सक्लूसिव इवेंट्स ले लेते हैं। अपवर्जी घटना है A1, A2 और AN। अपवर्जी घटनाएं हैं।
और इन अपवर्जी घटनाओं की जो अनुकूल स्थितियां हैं, तो अनुकूल स्थितियां फेवरेबल केसेस यानी इन घटनाओं के फेवर में कितनी स्थितियां हैं, कितनी अनुकूल स्थितियां हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ एक्सक्लूसिव इवेंट्स लेके चल रहे हैं। ये सब क्या है, देखिए अपवर्जी घटनाएं हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। और देखिए एक्सक्लूसिव इवेंट की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं। यदि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल फाई आ जाता है तो ए और बी क्या होती है, देखिए एक्सक्लूसिव इवेंट होती है, अपवर्जी घटनाएं होती है। तो ये छोटी छोटी बातों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए ये सब घटनाएं हैं तो इनकी कोई ना कोई अनुकूल स्थितियां होगी, फेवरेबल केसेस होंगे। वो मान लेते हैं, देखिए A1 का तो मान लेते हैं हम, देखिए M1 M2 अप टू AN क्या MN, ये लीजिए। तो देखिए इस A1 का जो A1 की जो अनुकूल स्थितियां हैं वो M1 है, A2 की अनुकूल स्थितियां कितनी हैं, M2 है। ये सब फेवरेबल केसेस हैं, अनुकूल स्थितियां हैं। तो देखिए टोटल कंडीशंस तो यहाँ पर है, देखिए n है, टोटल कंडीशंस हमने कितनी ली, n। और यहाँ पर जितनी भी एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो उनकी जो अनुकूल स्थितियां हैं, जो फेवरेबल केसेस हैं, वो M1 M2 और Mn है। अब यहाँ पर देखिए हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, देखिए यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी A1 प्लस A2 प्लस AN, ये हमें यहाँ पर देखिए कैलकुलेट करना है। और देखिए इसका मतलब ये होता है, प्लस का मतलब हम यूनियन भी ले सकते हैं उसकी जगह। तो देखिए यहाँ पर हमें ये प्रूफ करके दिखाना है यूनियन। और देखिए यहाँ पर यूनियन का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए प्रोबेबिलिटी A यूनियन B का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी A और B, ठीक है, A या B। तो यूनियन की जगह हम ये वाला वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं, और वाला है ना, ए या बी। तो देखिए यहाँ पर यूनियन, और यूनियन का मतलब देखिए ए या बी, कम से कम एक है ना, एटलीस्ट वन, ये भी हम यूज कर सकते हैं। और देखिए ये सारी बातें पिछले वीडियो लेक्चर में काफ़ी डिटेल में मैं समझा चुका हूँ। तो देखिए यूनियन का मतलब क्या होता है, देखिए कम से कम एक। जब भी हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो देखिए इवेंट्स के जो यूनियन होते हैं, है ना, उसका जो यूनियन हम लेते हैं, तो यूनियन देखिए यूनियन में ये सभी पोर्शन आ जाते हैं। जैसे ये इवेंट ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों का अगर यूनियन हम लेंगे तो तीनों के यूनियन में ये जितने भी पोर्शन हैं ये इंक्लूड हो जाते हैं। और देखिए यहाँ पर अगर हम इसको ए बी और सी कहें तो देखिए ये है, देखिए सिंपली कनेक्टेड। इसमें केवल बी वाला एरिया आता है, इसमें केवल ए वाला आता है, और इसमें केवल सी वाला एरिया आ जाता है। और यहाँ पर ये देखिए इसमें दो दो इवेंट के क्षेत्र शामिल होते हैं। इस वाले में देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसमें ए और बी वाला एरिया आ जाता है, और इसमें ए और सी वाला आ जाता है। और इस वाले को देखें तो इसमें बी और सी का आ जाता है, और ये वाला जो है देखिए इसमें तीनों का कॉमन पार्ट आ जाता है। तो ये टोटल क्या है, देखिए जितने भी पोर्शन आप देख रहे हो ये सब यूनियन में इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पर जब हम यूनियन हम निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर इन सभी इवेंट्स के जितने भी फेवरेबल केसेस हैं उन्हें हम आपस में ऐड करेंगे, अनुकूल स्थितियां हम आपस में ऐड करेंगे। क्योंकि यहाँ हम क्या निकालना चाह रहे हैं, देखिए हम निकालना चाह रहे हैं A1 यूनियन A2 यूनियन AN। और देखिए यूनियन में क्या होता है, देखिए अभी मैंने आपको बताया था ये बहुत सारी इवेंट्स है इस तरह से, इसकी भी फेवरेबल कंडीशन, सभी की आप जितने भी पोर्शन हैं सभी की फेवरेबल कंडीशंस आप ऐड कर लीजिए, है ना, अनुकूल स्थितियों को आपस में ऐड कर लीजिए। और इनमें देखिए कोई भी कॉमन पार्ट नहीं होगा। तो ये जो कॉमन वाला पार्ट है, अभी मैंने 3 इवेंट के लिए आपको इस तरह का वेन डायग्राम बताया था, तो ये वाला कॉमन पार्ट तो देखिए ये सभी क्या है, यहाँ पर एक्सक्लूसिव है। तो ये तो देखिए कॉमन पार्ट, तो यहाँ पर देखिए एक एम्प्टी सेट होगा, रिक्त समुच्चय होगा। ये जितने भी कॉमन पार्ट है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो देखिए एलिमेंट कहाँ बचेंगे, अगर हम ABC की बात करें, एलिमेंट यहाँ बचेंगे, यहाँ बचेंगे या यहाँ बचेंगे। तो आप A के एलिमेंट ले लीजिए, फिर B के ले लीजिए, फिर C के ले लीजिए, उन्हें आपस में ऐड कर लीजिए, तो वो
यूनियन के क्या हो जाएंगे, इस इवेंट के फेवरेबल केसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉमन पार्ट नहीं होने की वजह से जो केवल ए में है, ए में कितने हैं देखिए, ए में कितने पॉइंट है, M1 जो भी फेवरेबल पॉइंट है, अनुकूल स्थितियां। A2 में कितने हैं देखिए, M2 है। तो हम यहाँ पर इन सभी के यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे, तो यहाँ पर देखिए इन सभी के यूनियन में ये वाले पार्ट तो देखिए ये वाले एलिमेंट तो नहीं मिल सकते, यहाँ तो वैसे एलिमेंट है ही नहीं। और यहाँ एलिमेंट नहीं होने का कारण क्या है, देखिए एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अपवर्ड घटना है। तो जो भी है वो यही है। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी केस मिलेंगे देखिए वो M1 होंगे अगर ये A1 है, अगर ये A2 है तो यहाँ पर M2 मिलेंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर जितने भी फेवरेबल केसेस हैं उन्हें हम आपस में ऐड कर लेंगे। तो लिखें आप, तब A1 या A2 या A3 या AN की अनुकूल स्थितियां क्या होगी। देखिए कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, ये या का मतलब क्या है यहाँ पर, और या फिर यूनियन या फिर प्लस, एक ही बात है, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए हमें A या A2 या फिर A3 या फिर AN इनकी फेवरेबल कंडीशंस हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए किसी भी घटना की प्रायिकता हम निकालते हैं तो सबसे पहले उसकी अनुकूल स्थितियां निकालते हैं, उस घटना के फेवर में कितने केस है ये हम निकालते हैं। जैसे हम पासा उछालते हैं तो सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उस सम संख्या आने के फेवर में, उस इवन नंबर आने के फेवर में कितनी कंडीशंस हैं। तो टोटल 3 कंडीशंस होती है, 2, 4 और 6, है ना। तो 3/6 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो देखिए किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी के लिए उसके फेवर में कितने केसेस हैं, कितनी अनुकूल स्थितियां हैं, वो तो निकालना ही पड़ेगा हमें। यहाँ पर A1 या A2 या A3 है ना, प्रोबेबिलिटी हमें यही तो निकालना है। यहाँ पर योग सिद्धांत के अनुसार A1 यूनियन भी कह सकते हैं, प्लस भी हम कह सकते हैं, ये वाली बात हमें निकालनी है। ठीक है, A1 यूनियन A2, ये इस तरह से देखिए ये हमें निकालना है यहाँ पर, ये वाली बात, और उसको उसके इक्वल दिखाना है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, देखिए A1 या A2, इस यूनियन की जगह हम या भी यूज कर सकते हैं, है ना। और तो यहाँ पर देखिए इसके अगर हम फेवरेबल केसेस की बात करें तो यहाँ पर इसके फेवरेबल केसेस क्या हो जाएंगे, A1 के कितने हैं देखिए M1, A2 की अनुकूल स्थितियां कितनी हैं M2, और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। और MN, चाहे तो यहाँ पर M3 भी आप लिख लें, एक ही बात है। और ये लीजिए MN, क्योंकि इनमें कोई कॉमन पार्ट नहीं है। देखिए A1 में कितने सैंपल पॉइंट है, M1, है ना। ये जो अनुकूल स्थितियां होती है ये प्रतिदर्श बिंदु होते हैं, सैंपल पॉइंट। तो A1 की अनुकूल स्थितियां M1 है, A2 की M2 है, और इनमें कोई भी आपस में कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर इन सबके यूनियन की बात करें, है ना, A1 या A2 या A3, इसका मतलब यूनियन ही होता है। तो उसमें इतनी अनुकूल स्थितियां होगी। और टोटल कितनी है यहाँ पर, टोटल है देखिए स्मॉल n। तो यहाँ पर देखिए हम प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे, इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। लिखें आप, बिल्कुल आसान सा प्रूफ है देखिए इसका। अतः A1 या A2 या AN में से किसी एक के घटित होने की प्रायिकता, देखिए A1 होगी या A2 होगी, है ना। ये यहाँ पर ये आ रहा है, देखिए ये वाला वर्ड आ रहा है, इसका मतलब होता है यूनियन ही होता है। तो इनमें से किसी एक के घटित, या तो A1 हो जाए, या फिर A2 घटित हो जाए, या फिर A3 घटित हो जाए, तो उसके लिए कितनी अनुकूल स्थितियां होगी, सभी की अनुकूल स्थितियों को हम आपस में जोड़ देंगे, ऐड कर लेंगे। और करना भी है क्योंकि यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। यूनियन में तो देखिए मैंने आपको वेन डायग्राम भी बताया था, जितने भी पोर्शन होते हैं वो सब यहाँ पर, उनमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी को हम ऐड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अपवर्ड जी घटनाएं हैं, एक्सक्लूसिव है, तो कॉमन पार्ट तो होगा नहीं। तो जो A1 में है, जो केवल A1 में है, वो कितने हैं देखिए M1, जो केवल A2 में है कितनी स्थितियां हैं M2, तो वो वाली स्थितियां यहाँ पर बचेगी, क्योंकि बाकी में तो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, कोई भी अनुकूल स्थिति नहीं होगी।
जो भी कॉमन पोर्शन होगा, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम। तो फाइनली क्या होगा देखिए, m1 m2 और mn डिवाइड बाय n। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये सफिक्स में लिख लीजिए mn, मल्टीप्लाई में नहीं। तो यहाँ पर देखिए यूनियन की जो अनुकूल स्थितियां हैं a1 या a2 वो ये होगी, और टोटल कितनी कंडीशन है यहाँ पर, स्मॉल n। अब यहाँ पर देखिए इसको हम सेपरेट करेंगे, m1 अपॉन n, m2 अपॉन n, और लास्ट में देखिए mn अपॉन n। अब यहाँ पर देखिए ये किसकी फेवरेबल कंडीशन से, a1 की, और आउट ऑफ n तो ये हो जाएगी देखिए प्रोबेबिलिटी a1, और ये हो जाएगी देखिए प्रोबेबिलिटी a2। ये बहुत नॉर्मल सा प्रूफ है इसका, आसानी से हम प्रूफ कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो देखिए ये a1 या a2 या a3, इसका मतलब क्या होता है देखिए यूनियन। तो इम्प्लाइज करके हम लेफ्ट में क्या लिखेंगे देखिए, a1 यूनियन a2 यूनियन और यूनियन ऑफ an। ये लीजिए, तो यहां पर देखिए प्रोबेबिलिटी a1 यूनियन a2 ये हमें क्या मिली है देखिए, ये इस तरह से मिली है। और यहाँ पर देखिए यही है प्रायिकता का योग सिद्धांत। और यहाँ पर देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे, आपने देखिए सेट थ्योरी में ये देखा होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट 11 क्लास का एक छोटा सा फॉर्मूला है देखिए, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं वो इसी से हम निकालते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, अपवर्जी घटनाएं हैं। तो देखिए ए और बी में कोई भी कॉमन नहीं होगा, जब कॉमन पार्ट नहीं होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। तो ये वाला पोर्शन देखिए बिल्कुल हटा देंगे। तो बताओ यहाँ पर ए यूनियन बी में कितने अवयव होंगे, कितने एलिमेंट होंगे, ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट को आपस में हम जोड़ देंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हमने क्या किया है देखिए, a1 या a2 या a3, इसमें अगर हमें कुल अनुकूल स्थितियां देखनी है, इस इवेंट की अनुकूल स्थितियां देखनी है, तो जितनी भी घटनाएं हैं सभी की अनुकूल स्थितियों को हम आपस में ऐड कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पे किया है देखिए, ए की अनुकूल स्थितियां और बी की अनुकूल स्थितियां, है ना। यहाँ तो वैसे सेट थ्योरी है, लेकिन हम घटना की बात करेंगे तो वहां पर हम फेवरेबल केसेस की बात करेंगे, अनुकूल स्थितियों की। तो सभी अनुकूल स्थितियां कितनी थी, यहाँ पर हमने सबको आपस में ऐड कर दिया, तो जो यूनियन है उसकी अनुकूल स्थितियां हमें मिल गई। और कुल स्थितियां कितनी थी, टोटल केसेस यहाँ पर n थे। तो इस तरह से हमने प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकाल ली है। तो यहाँ पर देखिए यही है प्रायिकता का योग सिद्धांत। और देखिए इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, यूनियन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्लस भी लिख सकते हैं। ये लीजिए, बहुत आसान सा प्रूफ है। चलिए अब हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते हैं, तो देखिए आपको इस तरह से ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये है देखिए केस फर्स्ट। तो जो भी हमने प्रूफ देखा, ये किसका देखा था देखिए, केस फर्स्ट। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे देखिए, यहाँ 2 केस हमें दे रखे हैं, अब हम इस केस सेकंड की बात करेंगे। प्रूफ केस सेकंड। तो देखिए यहाँ पर केस सेकंड पे हम चलते हैं। तो देखिए केस सेकंड में हमें क्या बताना है। अब ये जनरल केस है, देखिए घटनाएं अपवर्ड जी नहीं है ना, अपवर्ड जी नहीं है तो वो कोई सा भी केस हो सकता है ना। ये जनरल केस है, यूं मान सकते हैं आप। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो सेकंड केस है, ये किन्हीं भी, है ना, कोई सी भी इवेंट्स के लिए, किसी भी घटना के लिए, चाहे घटनाएं चाहे अपवर्ड जी हो या ना हो, सबके लिए ये अप्लाई किया जा सकता है, ये जनरल है। और उसका रीजन मैं बता देता हूं। देखिए अगर यहाँ पर अपवर्ड जी घटनाएं नहीं है, देखिए एक्सक्लूसिव इवेंट्स,
नहीं है। तो ये दोनों यहाँ पर एडिशन थ्योरम में दोनों स्टेटमेंट आते हैं। ये 2 इवेंट के लिए है, ये 3 इवेंट के लिए, आगे और भी हो सकती है, 4 इवेंट के लिए, 5 इवेंट्स के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यदि हम एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात करें, ये दोनों केस कब हैं, जब अपवर्जी नहीं है, और घटनाएं यदि अपवर्जी हो जाती है तो भी हम इन दोनों का यूज कर सकते हैं। देखिए अपवर्जी घटनाएं हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो ऐसी कंडीशन में देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, देखिए फाई, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, ये भी फाई। अपवर्जी है, एक्सक्लूसिव है, कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए ये ए इंटरसेक्शन बी है ना, ए बी लिखें या फिर ए इंटरसेक्शन बी लिखें, एक ही बात है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, ये इंटरसेक्शन वाले जितने भी पोर्शन हैं वो सब 0 हो जाएंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट किस में बदल जाएंगे, इसमें बदल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सेकंड केस है ये जनरल है, ऐसा मान के चले। और जब अपवर्ड घटनाओं की बात की जाती है, एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात की जाती है, तो ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन 0 हो जाता है और स्टेटमेंट हमें इस तरह से मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम सेकंड केस को हम प्रूफ करते हैं। चलो, तो यहाँ पर देखिए सेकंड केस को हम प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम एक वेन डायग्राम हम बनाएंगे, और इसमें भी देखिए कितने पार्ट हैं। सेकंड केस में देखिए 2 पार्ट हैं। सबसे पहले हम 2 इवेंट के लिए एडिशन थ्योरम को प्रूफ करने जा रहे हैं, जनरल केस। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ये पहले 2 इवेंट हम ले लेते हैं। ये एक ए है और एक दूसरी जो इवेंट है वो इस तरह से, ये लीजिए। तो ये 2 घटनाएं हमने ली है, 2 इवेंट, और ये रहा देखिए सैंपल स्पेस। तो ये सैंपल स्पेस है और ये है इवेंट ए और ये है इवेंट बी। अब देखिए अगर हम यूनियन की बात करें, थोड़ा सा सेट थ्योरी पे जाना पड़ेगा, समुच्चय सिद्धांत पे। वहां पर हमें वेन डायग्राम हमने देखे थे, तो देखिए वेन डायग्राम के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है a माइनस बी, और देखिए इस सेट ए में से हम b वाला पोर्शन रिमूव कर देते हैं तो a माइनस बी बच जाता है। और यहाँ पर देखिए b वाले पोर्शन में से ये a वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आप सब्ट्रैक्ट करें, हटाएं, रिमूव करें, तो ये होता है देखिए b माइनस ए। और ये जो बीच वाला पोर्शन है दोनों का कॉमन होता है, a एंड b, a और b दोनों का कॉमन, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, देखिए a इंटरसेक्शन b है, a इंटरसेक्शन b। अब देखिए यहां पर ये जो बाहर वाला पोर्शन होता है ये होता है, ये वाला पोर्शन न तो a में है और ना ही b में है, न तो a में है और न ही b में है। हालांकि देखिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, इसलिए मैं इसे हटा देता हूँ। बाकी ये जो बाहर वाला जो पोर्शन है a और b के अलावा जो भी पोर्शन बचता है वो होता है देखिए a बार इंटरसेक्शन b बार। चलिए, तो यहाँ पर इस वेन डायग्राम को आप देखें सबसे पहले। अब यहाँ पर देखिए हम यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालने चाह रहे हैं। तो यूनियन देखिए, यूनियन कब होगा, a यूनियन b का मतलब ये पहला पोर्शन, ये सेकेंड पोर्शन, ये थर्ड पोर्शन, तीनों को हम आपस में मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यूनियन मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ए की बात करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए इसमें प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी बी की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी बी हम निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ए, तो सबसे पहले हम इवेंट ए की बात करेंगे। देखिए इस वेन डायग्राम से ही यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करना है। तो देखिए इवेंट ए की अगर हम बात करें तो ए किसके इक्वल होगी, देखिए a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन b। अगर ये दोनों पोर्शन आपस में हम मिला दें, इन दोनों का यूनियन ले लें, तो क्या बन जाता है, देखिए इवेंट a बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से हम इवेंट ए को हम यहाँ पर देखिए डिफाइन कर सकते हैं ना, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है और इस वेन डायग्राम से ही निकलता है। अब यहाँ पर देखिए हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, देखिए दोनों तरफ हम प्रोबेबिलिटी हम ले लेंगे,
दो इवेंट एक जैसी है, इक्वल है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी सेम होगी। तो ये दोनों इक्वल है तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। दोनों क्या आएगी, देखिए इक्वल ही आएगी। ये लीजिए, अब यहां पर देखिए हम क्या निकालने जा रहे हैं, देखिए हम यहाँ पर यूनियन निकालने जा रहे हैं। एक इवेंट तो ये है a माइनस बी, और जो दूसरी इवेंट है वो है देखिए a इंटरसेक्शन b। इन दोनों इवेंट का हम क्या निकालने जा रहे हैं, यूनियन निकालने जा रहे हैं। और यूनियन निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एडिशन थ्योरम का। और देखिए यहाँ पर पार्ट 1 में हमने ऐसी इवेंट्स हमने देखी जो आपस में क्या थी, देखिए एक्सक्लूसिव थी, अपवर्जी घटनाएं थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों क्या हैं, अपवर्जी हैं, एक्सक्लूसिव है। a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b, इन दोनों में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं हो सकता। ये अपवर्जी होती है ना, एक्सक्लूसिव होती है। क्योंकि देखिए a माइनस बी में इधर वाला पोर्शन आता है, a इंटरसेक्शन b में ये वाला पोर्शन आता है, तो इनमें कोई भी एरिया कॉमन नहीं होता। ठीक है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए इसको तो यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये दोनों जो इवेंट है ये क्या है, देखिए एक्सक्लूसिव है, अपवर्जी घटनाएं हैं। और अपवर्जी घटनाओं के लिए जब हम यूनियन लेते हैं तो देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। और ये तो अभी हमने प्रूफ किया है। अपवर्जी घटनाओं के लिए देखिए a1 यूनियन a2 किसके इक्वल होता है, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर देखिए केस फर्स्ट का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी a किसके इक्वल मिलेगी, देखिए प्रोबेबिलिटी a माइनस बी प्लस प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b। और उसका क्या रीजन है, देखिए a माइनस बी तथा a इंटरसेक्शन b क्या है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। ये लीजिए यहाँ पर a इंटरसेक्शन b और a माइनस बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। इस वजह से यहाँ पर हमने देखिए, वैसे यहाँ पर प्लस है, ये यूनियन का मतलब प्लस होता है। और प्रोबेबिलिटी a प्लस बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी। और यहाँ पर देखिए जो भी हमने लिखा है देखिए किससे, है ना, देयरफॉर केस फर्स्ट से। केस फर्स्ट से इस साइड में लिख लेना, ये जो भी हुआ है देखिए केस फर्स्ट का हमने यूज किया है। और देखिए कोई बात हम प्रूफ कर देते हैं तो उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या थी, एक्सक्लूसिव इवेंट्स थी। और एक्सक्लूसिव इवेंट्स अपवर्जी घटनाओं के लिए a यूनियन b की प्रायिकता क्या होती है, पी ए प्लस पी बी, इस तरह से। तो चलिए यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया है, देखिए ये निकाला है हमने प्रोबेबिलिटी a। और ये हो जाएगी देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप यहां पर देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए, ये प्रोबेबिलिटी ए जो है, ए की प्रोबेबिलिटी किस तरह से मिली हमें, देखिए एक तो हमने a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b की प्रोबेबिलिटी को आपस में ऐड कर लिया है, a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b। और सिमिलरली देखिए अगर हम b की प्रोबेबिलिटी देखें तो b की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी b माइनस ए प्लस प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b। ये दोनों भी क्या हैं, देखिए अपवर्जी हैं, एक्सक्लूसिव है। तो यहाँ पर देखिए हम प्रोबेबिलिटी b हम डायरेक्ट लिखेंगे, सिमिलरली लिखें आप। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी b की अगर हम बात करें तो देखिए वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ये क्या मिली थी देखिए। तो यहाँ भी हम बिल्कुल सिमिलरली कैलकुलेशन करेंगे, a इंटरसेक्शन b। और देखिए इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। तो देखिए यहाँ पर ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी a कैलकुलेट की और प्रोबेबिलिटी b क्या हो जाएगी। और वैसे भी ये दोनों मिलके b जनरेट करती है, इन दोनों का यूनियन b के इक्वल होता है। तो यहाँ पर b की प्रोबेबिलिटी इसकी और इसकी प्रोबेबिलिटी का सम होगी, उन दोनों का योग होगी, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों क्या है, अपवर्जी है। केस फर्स्ट हमने अप्लाई कर दिया है। चलिए अब यहाँ पर हम क्या निकालने जा रहे हैं, देखिए हम चलते हैं सीधा थ्योरम पे।
ये पहला वाला पार्ट हम प्रूफ करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी हम निकालेंगे। तो देखिए यूनियन कैसे निकालें, ये वेन डायग्राम आप देख रहे हो, हमें निकालना है देखिए यूनियन, और यूनियन का मतलब है इन तीनों पोर्शन को हमें मिलाना पड़ेगा, इन तीनों पोर्शन का हम यूनियन लेंगे तो हमें फाइनली ए यूनियन बी हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों का अगर हम यूनियन लें तो वैसे ए यूनियन बी में क्या होता है, देखिए एक मिनट ये स्क्रीन को थोड़ा सा तो मैं क्या बता रहा था, देखिए ये तीनों पोर्शन मिलके क्या बनाते हैं, ए यूनियन बी बनाते हैं। यही बात हम यहां पर लिखेंगे, लिखिए आप, देखिए वी नो दैट ए यूनियन बी होता क्या है। देखिए वेन डायग्राम आप समझे, यहाँ बना देता हूं मैं, ये ए माइनस बी होता है, ये ए इंटरसेक्शन बी होता है, ये बी माइनस ए होता है, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, यूनियन। तो देखिए यूनियन में क्या होता है, ए माइनस बी, और एक और आप ले लीजिए ए इंटरसेक्शन बी, और एक हम ले लेंगे देखिए बी माइनस ए। इन तीनों से मिलके बनता है यूनियन। और देखिए इन तीनों में भी कोई कॉमन पार्ट नहीं है, ए माइनस बी हो या फिर ए इंटरसेक्शन बी हो या फिर बी माइनस ए, ये तीनों इवेंट क्या है, देखिए एक्सक्लूसिव है, अपवर्जी है, इनमें कोई भी कॉमन नहीं होता है, क्योंकि ये वाला तो इधर का हिस्सा है, वो उधर का है, ये बीच का हिस्सा है, इनमें कोई भी क्षेत्र कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर ये सब क्या है, अपवर्जी है, एक्सक्लूसिव है। तो यहाँ पर देखिए ये बात भी हमें लिखना पड़ेगा, देखिए वी नो दैट ए यूनियन बी क्या होता है, इसके इक्वल होता है। और साथ में एक बात और हमें लिखनी पड़ेगी, चाहे ए माइनस बी हो, है ना, और ए इंटरसेक्शन बी व ए माइनस बी, ये तो आ गया ना, बी माइनस ए। चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं, देखिए स्पेस की बड़ी समस्या आती है, और आप तो डायरेक्ट दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी ले लीजिए, है ना, जो भी होगा साइड में हम लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर ए यूनियन बी इसके इक्वल होता है, दोनों तरफ आप प्रोबेबिलिटी ले लीजिए। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, देखिए हम जैसे ही हम प्रोबेबिलिटी लेंगे तो राइट साइड में देखिए ए माइनस बी, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए, दोनों तरफ अभी हमने फिलहाल प्रोबेबिलिटी ली। अब जो भी कॉन्सेप्ट लिखेंगे हम साइड में लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर राइट साइड में आप देखें, हमें इन तीन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यूनियन की प्रोबेबिलिटी। और देखिए यूनियन की प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है, और ये तीनों क्या है, देखिए एक्सक्लूसिव है, अपवर्जी है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए केस फर्स्ट से प्रोबेबिलिटी ए माइनस बी प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस ए। और ये इसका जो भी रीजन है वो यहाँ साइड में हम लिखेंगे, वी नो दैट ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए। ये जो तीनों इवेंट हैं, ये तीनों इवेंट क्या है, यहाँ पर एक्सक्लूसिव है, अपवर्जी है, वही बात हम साइड में लिखेंगे। परस्पर अपवर्जी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और इसी वजह से हम किसका यूज करेंगे, केस फर्स्ट से। तो देखिए केस फर्स्ट से हमें ये वाला केस मिल जाएगा, ये लीजिए नोट कर लीजिए। इसलिए केस फर्स्ट से हमने यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी को किस में लिखा है, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। अब यहाँ पर देखिए हम इक्वेशन 1 और सेकंड का हम यूज करेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी ए माइनस बी हम निकाल चुके हैं, ये रही प्रोबेबिलिटी ए माइनस बी। यहाँ से आप इस प्रोबेबिलिटी ए माइनस बी की वैल्यू निकालें तो देखिए कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी।
प्लस, और यहां पर देखिए मिडिल पोर्शन में है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी प्लस, और देखिए प्रोबेबिलिटी बी माइनस है, प्रोबेबिलिटी बी माइनस ए की वैल्यू हम निकालेंगे सेकंड इक्वेशन से। तो देखिए यहां पर तो देखिए ये जल्दबाजी में देखिए यहां बी माइनस ए आएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर देखिए इवेंट बी के लिए हम इन दोनों का यूनियन लेते हैं, बी माइनस ए का और ए इंटरसेक्शन बी का, और इस ए के लिए हम किस किस का यूनियन लेंगे, ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी का। तो यहाँ तो देखिए ए माइनस बी आएगा, और यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ आएगा देखिए बी माइनस ए। तो यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी बी माइनस ए की वैल्यू क्या मिलेगी इक्वेशन सेकंड से, प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ये लीजिए। और यहां पर हमने किसका यूज किया देखिए, फ्रॉम 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से। चलिए अब देखिए यहां पर इसे हम और कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ए। यहाँ पर देखिए कुछ टर्म यहाँ कैंसिल हो जाएगी, जैसे यहाँ पर ये वाली टर्म देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगी, और फाइनल रिजल्ट देखिए आ चुका है, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने फाइनल रिजल्ट फाइंड कर लिया है। और यहाँ पर लेफ्ट में क्या है देखिए, लेफ्ट साइड में क्या था देखिए, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना था। हेंस प्रूव्ड। और देखिए इस स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बता रखा है, यूनियन की जगह हम क्या लिख सकते हैं प्लस, और इंटरसेक्शन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, है ना, मल्टीप्लिकेशन भी हम लिख सकते हैं, ये लीजिए। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी को हम ए से भी हम लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, ये एक ही बात है। और इसी के साथ देखिए ये पहला पॉइंट देखिए प्रूफ हो जाता है। देखिए बहुत ही क्या होता है देखिए, जब रिटर्न पेपर होता है तो देखिए छोटी छोटी बातें लिखनी पड़ती हैं, बाकी ये तो देखिए बहुत आसानी से प्रूफ हो जाता है। और यहाँ पर पिछली क्लास में मैं आपको बता भी चुका हूँ, ये ए है, ये बी है। जब हम देखिए यहाँ पर ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, तो यानी इन तीनों पोर्शन की, इस पोर्शन की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो हम सबसे पहले देखिए ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है वो काउंट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो देखिए पहले हमने ए की प्रोबेबिलिटी निकाली, और फिर उसके बाद हमने किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, बी की प्रोबेबिलिटी निकाली। लेकिन बीच वाला जो पोर्शन है देखिए 2 बार काउंट हो जाता है, तो एक बाद उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ये बीच वाले पोर्शन की प्रोबेबिलिटी 2 बार काउंट हो जाती है, इसलिए एक बार हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो ये जो टर्म है इन तीनों पोर्शन की प्रोबेबिलिटी को शो करेगी। तो ये क्या है देखिए, यही तो ए यूनियन बी है। तो यहाँ तो देखिए ये जो रिजल्ट है ये डायरेक्ट ही प्रूफ हो जाता है। लेकिन क्या करें देखिए, जब रिटर्न पेपर होता है तो कुछ बातें हमें लिखनी पड़ती हैं, छोटी छोटी बातें भी हमें लिखनी पड़ती हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखिए ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, कई बार 7 मार्क्स में ये पूछा गया है। और अगर हम इतनी सी बात लिखेंगे, केवल 2 लाइन लिखेंगे, तो देखिए कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हमारे साथ आ सकती हैं। ठीक है, तो हर एक बात को आपको लिखना पड़ेगा। यही है देखिए फाइनल रिजल्ट हैंस प्रूव्ड। तो देखिए प्रायिकता का जो योग सिद्धांत है वो हमने प्रूफ कर लिया है, ये वाला पार्ट हमने निकाल लिया है। देखिए
पहला पार्ट। अब देखिए हम 3 इवेंट के लिए हम बात करेंगे और ये देखिए 4 इवेंट के लिए, 5 के लिए। हालांकि देखिए बहुत इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम यूज़ होता है ना। फिर भी हम यहाँ पर देखिए ये वाला प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए थ्योरम में दिया गया है तो प्रूफ कर लेते हैं। तो देखिए 3 इवेंट के लिए हम क्या देख रहे हैं, एडिशन थ्योरी, योग सिद्धांत, और वो है देखिए जनरल केस। जनरल केस की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो केस सेकंड का देखिए सेकंड पार्ट हम देखेंगे, सेकंड पॉइंट। अब देखिए ये जो रिजल्ट आया है ये हमें 3 इवेंट के लिए देखना है, 3 घटनाओं के लिए देखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ ए और बी क्या है, कोई सी भी 2 इवेंट हो सकती है। यहाँ पर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, ये एक जनरल केस है। तो यहाँ देखिए बी को हम रिमूव करके हम इवेंट सी ले सकते हैं, इवेंट डी ले सकते हैं, है ना। ए को रिमूव करके हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी इवेंट को, क्योंकि एक जनरल केस है। ए और बी की जगह आप कोई सी भी 2 इवेंट ले सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम बी को यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ से रिमूव करेंगे और उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, देखिए बी यूनियन सी से। अगर यहाँ बी की जगह अगर हम बी यूनियन सी अगर हम रख देते हैं, उसे रिप्लेस कर देते हैं बी को किससे, बी यूनियन सी से, तो यहाँ बन जाता है ए यूनियन बी यूनियन सी, और उसी की प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। तो देखिए ये हो जाएगा रिजल्ट नंबर 3rd। और इस 3rd रिजल्ट में हम क्या करेंगे, इसको कहें आप, है ना, यूनियन इंटरसेक्शन वाले को। तो देखिए इक्वेशन 3rd में बी को बी यूनियन सी से हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। रिप्लेस भी आप कह सकते हो, है ना, रिप्लेस करना, सब्स्टिट्यूट करना एक ही बात है। और रिप्लेस कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए, या फिर उसे रिमूव करके उसकी जगह आप बी यूनियन सी रखें, ये सब एक ही बातें हैं, ठीक है, समझ जाना आप। तो यहाँ पर देखिए बी को हम बी यूनियन सी से सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और यहाँ पर देखिए इसको हम इस तरह से लिखते हैं, देखिए, है ना। बी को हम क्या कर रहे हैं, बी को हम यहाँ पर हटा रहे हैं, बी को हटाकर हम क्या ला रहे हैं, देखिए बी यूनियन सी। देखिए मैथमेटिकली हम ऐसे भी लिखते हैं, बाकी आप ऐसे लिख लें, एक ही बात है। तो देखिए बी को हटाना है, बी यूनियन सी लाना है, और ऐसे ला सकते हैं हम, है ना। ये तो एक जनरल केस है, जनरल केस में किसी इवेंट को हटाकर दूसरी इवेंट हम उसके स्थान पर पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हमें मिलेगा, देखिए प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सा स्पेस बना के चलते हैं, देखिए ये लीजिए। तो लेफ्ट में क्या है यहाँ पर, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, और बी की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी यूनियन सी। बी को हम बी यूनियन सी से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है, बी के स्थान पर क्या पुट कर रहे हैं हम, बी यूनियन सी। और यहाँ पर देखिए पुट करने से ज़्यादा बेस्ट है कि यहाँ पर हम ये वाला वर्ड यूज करें, सब्स्टिट्यूट करना, प्रतिस्थापित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए राइट साइड में क्या है, पी ए प्लस पी बी, और बी को तो हम बी यूनियन सी से रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये लीजिए, और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए जहां भी बी था वहां पर हमने बी यूनियन सी हमने रख दिया है, पुट कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में हमें क्या मिलेगा, देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, और यहाँ देखिए पी ए प्लस पी बी प्लस, एक मिनट, यहाँ तो देखिए क्या है, पी ए। और अब देखिए ये वाली टर्म हम सोल्व करेंगे, और देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बी यूनियन सी क्या होगा। अभी हमने केस सेकंड देखा है, केस सेकंड का फर्स्ट पॉइंट, 2 इवेंट के लिए जब हम यहाँ पर देखिए यूनियन निकालते हैं, तो ये वाला रिजल्ट हम यूज करेंगे, इक्वेशन 3rd वाला, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए पी बी प्लस पी सी माइनस प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी, और माइनस यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगेगा। यहाँ पर देखिए बंटनता गुणधर्म हम यहाँ पर यूज करेंगे, और देखिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है,
और यहाँ पर देखिए इस तरह के रिजल्ट आपने देखे होंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होता है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो देखिए यहाँ पर ये जो इंटरसेक्शन ऑपरेशन होती है ये अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है यूनियन ऑपरेशन पे। तो यूनियन ऑपरेशन तो अपनी जगह फिक्स है, ए इंटरसेक्शन अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। डिस्ट्रीब्यूट कौन हुआ है, ए इंटरसेक्शन, किस पे, इस यूनियन ऑपरेशन पे। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये यूनियन अपनी जगह फिक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन इसका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है देखिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बंटनता नियम। और इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए इंटरसेक्शन यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इसका इनवर्स भी हम देख सकते हैं, यूनियन भी इंटरसेक्शन पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट, इस तरह से। अब ए यूनियन अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या मिलेगा, देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है सेट थ्योरी में, समुच्चय सिद्धांत में इस तरह के कॉन्सेप्ट आपने देखे हैं, तो उसी का हमें यूज करना पड़ेगा। देखिए पुरानी बातों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अब केवल कैलकुलेशन ही हमें यहाँ पर करना है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ए ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी बी प्रोबेबिलिटी सी माइनस प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए यहाँ पर ये दो इवेंट है ना, इसको आप इस तरह से देखें, प्रोबेबिलिटी एक्स यूनियन वाई, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी एक्स यूनियन वाई क्या होता है, देखिए प्रोबेबिलिटी एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी वाई प्रोबेबिलिटी एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। देखिए अभी हमने जस्ट ये वाली बात प्रूफ की है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका हम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसी का हमें यूज करना है। चलिए तो यहाँ पर देखिए ये x है और ये y है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी x प्लस प्रोबेबिलिटी y माइनस प्रोबेबिलिटी दोनों का इंटरसेक्शन, ये लीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी x यूनियन y क्या होता है प्रोबेबिलिटी x प्रोबेबिलिटी y माइनस प्रोबेबिलिटी x इंटरसेक्शन y, है ना, इक्वेशन थर्ड से। तो जो हमने प्रूफ किया है उसी का हम यूज कर रहे हैं, पहले हमने प्रूफ किया है ना, इक्वेशन थर्ड, जो भी थर्ड रिजल्ट है यहाँ पर ये वाला, इस रिजल्ट का हमने यूज किया है, उसके बाद ही हमने ऐसा लिखा है। तो यहाँ पर देखिए आगे हम बढ़ेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमें इस तरह से मिला है, देखिए पी ए प्लस पी बी और प्लस पी सी, और देखिए माइनस प्रोबेबिलिटी। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सीक्वेंस में हम लिख लेते हैं, पहले हम ये वाली टर्म लिख लेते हैं, देखिए ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी सी इंटरसेक्शन ए। और देखिए यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर देखिए तीनों टर्म देखिए, सबसे पहले हमने ये लिखी, फिर ये लिखी, फिर थोड़ा सा क्या सीक्वेंसली हमने लिखा है। और वैसे ये ए इंटरसेक्शन सी भी हम लिख सकते हैं, एक ही बात है, लेकिन देखिए साइक्लिक ऑर्डर में मैंने कर दिया है। और ये ए इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए दोनों बराबर होते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो टर्म है इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, ए और बी का इंटरसेक्शन और ए और सी का, यानी ए बी सी का इंटरसेक्शन, है ना, क्योंकि ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है, ये तो ए के इक्वल होता है इन दोनों का, है ना। तो फाइनली ये क्या बनेगा, देखिए प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये लीजिए। और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना था, बहुत आसानी से देखिए प्रूफ हो गया। इसको हम थोड़ा सा मैनेज करेंगे, ये लीजिए। और यहाँ पर लेफ्ट में क्या था, देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पर था प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी,
तो देखिए ये वाला पार्ट भी हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। चलिए, तो देखिए फाइनली हमने ये बात प्रूफ करके बता दी है। चलो, तो देखिए यही हमें यहाँ पर प्रूफ करके बताना था। और देखिए इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मैंने बताया था जो यूनियन है उसकी जगह हम प्लस लिख सकते हैं। और जो इंटरसेक्शन है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन हम लगा सकते हैं। इसको हम प्रोबेबिलिटी ए भी हम कह सकते हैं, और माइनस प्रोबेबिलिटी बी सी, प्रोबेबिलिटी सी ए, या फिर ए सी, ए की बात है चलो सी ए हम लिख देते हैं, और प्लस प्रोबेबिलिटी ए बी और सी। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरह से हम इसे देखिए इस तरह से हम लिख सकते हैं। और यही है देखिए एडिशन थ्योरी ऑफ एडिशन क्या सॉरी मल्टीप्लिकेशन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का ये गुणन सिद्धांत है। और देखिए यही हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना था। हालांकि देखिए बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्या करें, देखिए रिटर्न पेपर होता है, देखिए हर बात छोटी छोटी जो भी है वो हमें बतानी पड़ती है। तो देखिए ये तो बहुत आसान सी थ्योरम है, बहुत इजीली प्रूफ हो जाती है। तो देखिए इसके जो प्रूफ हैं देखिए एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए एडिशन थ्योरम का प्रूफ हमने देखा है। अब हम बात करेंगे देखिए जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, देखिए ये भी एडिशन थ्योरम थी, एडिशन थ्योरम फॉर 2 इवेंट, और ये है देखिए एडिशन थ्योरम फॉर 3 इवेंट। तो देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का जो एडिशन थ्योरम है वो हमने यहाँ डिटेल में समझ लिया है, प्रूफ भी कर लिया है। तो देखिए प्रायिकता का योग सिद्धांत हमने यहाँ पर देखा है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हम प्रायिकता के गुणन सिद्धांत की बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरी की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए योग सिद्धांत में हम क्या निकालते हैं, देखिए यूनियन की प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। वैसे ये प्लस भी यूनियन है, तो देखिए योग सिद्धांत में हम यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ये 3 इवेंट के लिए थी और ये 2 इवेंट के लिए थी। ऐसे ही देखिए यहाँ पर 4 इवेंट के लिए भी हम इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए बहुत छोटी सी बात है, प्रायिकता के योग सिद्धांत की सहायता से हम क्या निकालते हैं, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो थ्योरम थी ये हमने प्रूफ की है ना। ये है प्रायिकता का योग सिद्धांत, ये वाला पार्ट भी हमने प्रूफ कर लिया है, और ये दोनों पार्ट भी हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिए हैं। हालांकि देखिए यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात करें तो देखिए बहुत सी बार ये सेपरेट पूछा गया है, और बहुत सी बार देखिए ये पूछा गया है। और हो सकता है कि देखिए एक बड़ा प्रश्न बन जाए, दोनों एक साथ पूछ लिए जाएं, है ना। तो आपको देखिए हर तरह से देखिए प्रिपेयर रहना है। तो चलिए यहाँ पर हम आगे बात करेंगे। तो अभी हमने क्या किया, देखिए प्रायिकता के योग सिद्धांत को प्रूफ किया। अब देखिए इसके बाद हम प्रायिकता का जो गुणन सिद्धांत है, अब हम चलते हैं सीधा मल्टीप्लिकेशन थ्योरी पे, और उस मल्टीप्लिकेशन थ्योरी को हम प्रूफ करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरी की हम बात करेंगे। ये लीजिए, तो देखिए ये है देखिए प्रायिकता का गुणन सिद्धांत, मल्टीप्लिकेशन थ्योरी। और देखिए ये भी बहुत आसान सी है ना। यहाँ पर हमारा क्या टारगेट रहेगा, देखिए यहाँ टारगेट हमारा रहेगा देखिए ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करें। अभी तक तो हम यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालते थे, है ना। एडिशन थ्योरम में हम करते क्या हैं, योग सिद्धांत में हम यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, और गुणन सिद्धांत मल्टीप्लिकेशन थ्योरी में हम इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें एक एक्सपेरिमेंट लेना पड़ेगा, और उस एक्सपेरिमेंट की कितनी इवेंट्स हैं, है ना। और कुछ 2 इवेंट हम यहाँ पर लेके चलेंगे। देखिए एक इवेंट हम क्या लेंगे, एक ए लेके चलेंगे, और एक इवेंट हम बी लेके चलेंगे, और उनके फेवरेबल केसेस क्या हैं, टोटल केसेस क्या हैं, है ना, एक्सपेरिमेंट के। तो ये सब बातें हम मान के चलेंगे। चलिए लिखिए आप। और यहाँ पर देखिए ये वाली बात मैं बता चुका हूँ आपको, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह की बात मैंने आपको बताई थी। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल, पहले ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालते जाएं, मल्टीप्लाई करते जाएं, ये बात मैं बता चुका हूँ। ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर हम बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जबकि घटना ए घटित हो चुकी है।
यही तो गुणन सिद्धांत है। पिछले वीडियो लेक्चर में काफ़ी डिटेल में देखिए, मैंने आपको समझाया है, पहले आप वो वीडियो देखें। तो यहाँ पर देखिए ये ए इंटरसेक्शन, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये और ये एक ही बात है, इंटरसेक्शन की जगह हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और हम इस स्टेटमेंट को हम प्रूफ करेंगे। चलिए लिखें आप, तो यहाँ पर हम कुछ इवेंट्स ले लेते हैं। सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं। माना प्रयोग की कुल स्थितियां n है तथा कोई घटना है, देखिए घटना A की जो अनुकूल स्थितियां हैं, घटना A की अनुकूल स्थितियां फेवरेबल केसेस कितने हैं, देखिए m, तथा घटना B की अब यहां घटना B नहीं लेंगे, देखिए यहां पर देखिए हम यहां एक A और B दोनों की एक साथ हम A इंटरसेक्शन B की बात करेंगे। देखिए इसका मतलब होता है A एंड B, A और B। तो देखिए A और B की जो घटनाएं हैं A और B, ये जो घटना इनके एक साथ घटित होने की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें देखिए क्या निकालना है, इसी सिस्टम को समझें। A इंटरसेक्शन B ये भी हमें कैलकुलेट करना है। इसका मतलब होता है देखिए A और B के एक साथ घटित होना, ठीक है, और यहाँ दोनों के एक साथ घटित होने की जो प्रायिकता है वो इसके बराबर होती है। तो यहाँ पर हम जो अनुकूल स्थितियां लेंगे वो किसकी लेंगे, A इंटरसेक्शन B की लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने एक तो A की अनुकूल स्थिति हमने ले ली है, देखिए ये भी हमें चाहिए, तो एक तो हमें ये कैलकुलेट करना है, एक ये भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक प्रोबेबिलिटी A और प्रोबेबिलिटी AB, यहाँ पर एक इवेंट AB है और एक इवेंट A है। तो सबसे पहले इसके फेवरेबल केसेस की बात करेंगे, अनुकूल स्थितियों की बात करेंगे। यहाँ पर ये जो घटना A है, इस घटना A की अनुकूल स्थिति हमने कितनी ले ली है, देखिए M, और इस AB की जो अनुकूल स्थितियां हैं वो हम ले लेंगे M डैश। यहाँ AB का मतलब क्या है, A तथा B के एक साथ घटित होने की घटना। तो चलिए यहाँ पर देखिए यही बात हमें लिखना है, तो लिखें आप, घटना A की अनुकूल स्थितियां M है तथा A तथा B के एक साथ घटित होने की अनुकूल स्थितियां। तो देखिए A और B के एक साथ घटित होने की अनुकूल स्थितियां, देखिए A और B का एक साथ घटित होना है ना, एक साथ, तो उसे हम किससे डिनोट करेंगे, देखिए A इंटरसेक्शन B से या फिर AB से, एक ही बात है, दोनों का एक ही मतलब होता है, कई बार बता चुका हूं। तो यहां पर देखिए A और B के एक साथ घटित होने का मतलब क्या है, देखिए A इंटरसेक्शन B। तो यहां पर जो भी अनुकूल स्थितियां होगी वो किसकी हो जाएगी, A इंटरसेक्शन B की, ये लीजिए। तो A और B के एक साथ घटित होने की जो अनुकूल स्थितियां हैं वो कितनी हैं, M डैश। तो ये जो M डैश है वास्तव में ये A इंटरसेक्शन B की फेवरेबल कंडीशंस है ना, अनुकूल स्थितियां हैं किसकी, A इंटरसेक्शन B की। चलिए अब यहां पर देखिए अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में हम प्रोबेबिलिटी निकालें, तो देखिए यहां पर प्रोबेबिलिटी A क्या हो जाएगी, देखिए A की जो फेवरेबल कंडीशंस हैं, अनुकूल स्थितियां, घटना A की अनुकूल स्थितियां कितनी हैं, M है, आउट ऑफ टोटल कितनी है, देखिए टोटल है N, तो ये लीजिए। और देखिए घटना A इंटरसेक्शन B,
ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए तथा बी का एक साथ घटित होना, है ना, एक साथ घटित होना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, और वैसे तो मैं इंटरसेक्शन लगा देता हूं, ये लीजिए। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉमन पार्ट है उसकी जो अनुकूल स्थितियां हैं वो हमने कितनी ली, देखिए एम डैश, कितने में से, आउट ऑफ एन, एम डैश अनुकूल स्थितियां और कुल स्थितियां, ठीक है। और ये हो जाएगी देखिए फर्स्ट इक्वेशन, ये स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है, ठीक है, दोनों को हमने फर्स्ट से डिनोट किया। तो देखिए बहुत छोटी सी बात है, टोटल केस कितने हैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के, एन है, और घटना ए की अनुकूल स्थितियां हमने एम ली, और ए और बी के एक साथ घटित होने की कितनी ली, एम डैश। अब देखिए हम चलते हैं प्रोबेबिलिटी बी बाई ए। देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये है देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सह प्रतिबंध प्रायिकता, और देखिए यहां पर सह प्रतिबंध प्रायिकता में हम जब प्रोबेबिलिटी बी बाई ए कैलकुलेट करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है, पहले तो आप ये समझें। देखिए प्रोबेबिलिटी बी बाई ए का मतलब होता है कि यहां पर हम ए को सैंपल स्पेस मान लेते हैं, हम ए को क्या करते हैं, सैंपल स्पेस मान लेते हैं, यही प्रतिदर्श समष्टि है। और इसको प्रतिदर्श समष्टि मानते हुए हम बी की जो भी प्रायिकता है वो हम निकाल लेते हैं। तो देखिए ए को सैंपल स्पेस मानते हुए बी की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कर लीजिए, यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अब जब आप ए को सैंपल स्पेस मानोगे और उस ए में से घटना बी की फेवरेबल कंडीशंस आप निकालोगे, तो यहाँ पर इन दोनों का कॉमन पार्ट देखिए प्रायिकता में ऊपर की ओर हमें लेना पड़ेगा जब हम प्रायिकता कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी बी बाई ए की जो डेफिनेशन है वो किस तरह से निकल के आती है, देखिए ए तथा बी के, यानी इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, वो हम देखिए किस तरह से देखिए यहाँ पर बता सकते हैं, ए तथा बी के एक साथ घटित होने की स्थितियां, और कौन सी, अनुकूल स्थितियां। चलिए तो देखिए ए और बी के एक साथ घटित होने की अनुकूल स्थितियां हम निकालेंगे यहां पर। अनुकूल स्थितियां ये लीजिए, और डिवाइड में क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर अपॉन में टोटल, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, देखिए आप तो ए को सैंपल स्पेस मान लीजिए और सैंपल स्पेस मानते हुए बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। प्रोबेबिलिटी बी बाई ए का मतलब क्या है, यहाँ पर मैथमेटिकली अगर हम देखें तो ए को सैंपल स्पेस मानते हुए बी की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ जब बी के फेवरेबल केस हम निकालेंगे, बी की अनुकूल स्थितियां जब हम निकालेंगे तो बी की अनुकूल स्थितियां ए में से ही मिलेगी, यानी ए और बी के एक साथ घटित होने की जो स्थितियां हैं वो क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर ऊपर हमें लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम जो भी अनुकूल स्थितियां देखेंगे वो किस में से देखेंगे, ए की देखेंगे, ठीक है, ए में से देखेंगे। और यहाँ पर देखिए अनुकूल स्थितियां किसकी, बी की, और किस में से, ए में, तो दोनों का कॉमन पार्ट हो गया, है ना। तो यहाँ पर देखिए, और वैसे भी आपको एक बात छोटी सी मैं बता देता हूँ, देखिए कोई भी इवेंट होती है तो वो जो फेवरेबल केसेस रखेगी वो फेवरेबल केसेस कहाँ से ढूंढेगी, देखिए सैंपल स्पेस से। जो भी अनुकूल स्थितियाँ मिलती है वो कहाँ से मिलती है, सैंपल स्पेस से मिलती है, प्रतिदर्श समष्टि से मिलती है। तो ये अगर बी की अनुकूल स्थितियाँ अगर ए में हैं तो फिर यहाँ पर इन दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा वह बी की क्या हो जाएगी, अनुकूल स्थितियां हो जाएगी। तो ए तथा बी के एक साथ घटित होने की जो अनुकूल स्थितियां हैं वो ऊपर आ जाएगी। और ये फाइनली देखिए ये जो भी अनुकूल स्थितियां हैं ये क्या बन जाएगी, देखिए बी की अनुकूल स्थितियां, सैंपल स्पेस किसे मानते हुए, ए को सैंपल स्पेस मानते हुए। चलिए, और यहाँ पर देखिए यहाँ हम क्या लेंगे, देखिए ए की कुल स्थितियां,
या फिर ए की अनुकूल स्थितियां। वैसे यहाँ तो एक ए क्या है, एक इवेंट है और ए के फेवर में कितनी है, एक ही बात है, ए की अनुकूल स्थितियां। तो देखिए जो भी ए की फेवरेबल कंडीशंस होगी, ए की फेवरेबल कंडीशंस यहाँ पर देखिए सैंपल स्पेस बनेगी। तो देखिए घटना ए की अनुकूल स्थितियों को आप प्रतिदर्श समष्टि मान लीजिए और प्रतिदर्श समष्टि मानते हुए आप घटना बी की प्रायिकता जब निकालोगे तो यहाँ ऊपर क्या आएगा, देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग घटना बी की अनुकूल स्थितियां। और घटना बी की अनुकूल स्थिति हम कहाँ पर देखेंगे, घटना ए की स्थितियों में देखेंगे, क्योंकि हम इसे क्या मान चुके हैं, सैंपल स्पेस। तो यहाँ पर देखिए जो घटना बी की जो अनुकूल स्थितियां होगी वह घटना बी और घटना ए का कॉमन पार्ट होगी। तो यहाँ पर देखिए ए और बी के एक साथ घटित होने की, कॉमन पार्ट का मतलब एक साथ घटित होना। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब यही होता है, देखिए ए को सैंपल स्पेस मान लीजिए और ए को सैंपल स्पेस मानते हुए आपको घटना बी की प्रोबेबिलिटी निकालना है, उसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी बी बाई ए। चलिए अब यहां पर देखिए ए तथा बी के एक साथ घटित होने की संभावना है, जो भी संभावना क्या, फेवरेबल केस, अनुकूल स्थितियां कहाँ मानी थी, देखिए ये रही एम डैश कितनी है, देखिए एम डैश। और ए की फेवरेबल कंडीशंस कितनी है, ए की अनुकूल स्थितियां कितनी है, देखिए एम कहाँ गई, ये रही। ये घटना ए की अनुकूल स्थितियां हैं और ये ए और बी के एक साथ घटित होने की अनुकूल स्थितियां हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए एम डैश अपॉन एम। चलिए आगे हम बढ़ें। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, एम डैश अपॉन, यहाँ पर हम एम से हम डिवाइड कर लेंगे। और वैसे भी देखिए यहाँ तो ठीक है वो एम डैश अपॉन एन है, तो हम यहाँ पर देखिए अगर एम से हम डिवाइड कर लेते हैं, इसमें एन ले लेते हैं, देखिए एन से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे एन अपॉन एम। तो यहाँ पर देखिए एम डैश अपॉन एन, तो यहाँ ये बन जाएगा, ठीक है रिजल्ट तो इससे भी मिल जाएगा हमें, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गई देखिए एम बाई एन। चलिए यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको हम सेपरेटली अलग से लेके चलेंगे। हालांकि देखिए यहाँ भी जोड़ तोड़ करके हम रिजल्ट ला सकते हैं। ये देखिए एम डैश अपॉन एन, ये साइड में हम लिख देते हैं, ये ज़्यादा आसान रहेगा समझने में। ये लीजिए यहाँ साइड में हम क्या ले लेते हैं, देखिए इसको बोल देंगे हम एम डैश अपॉन, कितना हो जाएगा ये एम, और इसको बोल देते हैं चलिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। हालांकि देखिए सेकेंड इक्वेशन को लेके भी हम रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन क्या है कि देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में देखिए हमें छोटी छोटी बातें यहाँ पर समझानी पड़ेगी, क्योंकि रिटर्न पेपर का मामला है। ठीक है, तो देखिए पी ए ये है और पी ए इंटरसेक्शन बी ये है, तो इस तरह से जब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हमें इस तरह का रिजल्ट हमें मिल जाता है। और वैसे भी आपको मैं बता दूं, ये जो होती है ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ए के इक्वल होती है, फॉर्मूला यही कहता है, लेकिन हम उस फॉर्मूले को तो प्रूफ ही करना चाह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें ये वाली लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, हम ए को सैंपल स्पेस मानेंगे। जो इसकी जो मेन डेफिनेशन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, वो यही है। देखिए ए की फेवरेबल केसेस को, जो भी ए की अनुकूल स्थितियां हैं, उसी को आप सैंपल स्पेस मान लीजिए और बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। चलिए तो अब हम देखिए यहाँ पर क्या निकालने जा रहे हैं, देखिए हम प्रोबेबिलिटी ए भी निकालने जा रहे हैं। तो देखिए हमने ये कैलकुलेट कर लिया है और ये हमारे पास है। अब हम यहाँ पर देखिए ये जो लेफ्ट साइड में है प्रोबेबिलिटी ए बी, ये हम लेके चलेंगे, तो यहाँ थोड़ा सा आसान रहेगा। देखिए वी नो देट क्या, अब यहाँ पर हम ये लेके चलेंगे प्रोबेबिलिटी ए बी, हम लेके चल रहे हैं। देखिए तो देखिए प्रोबेबिलिटी ए बी हम किस तरह से निकालें, और प्रोबेबिलिटी ए बी, तो यहाँ पर देखिए ए और बी की जो अनुकूल स्थितियां हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी ए बी, वैसे ए बी को हमने यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए ए इंटरसेक्शन भी लिखा है, और ये है देखिए 1, तो 1 को लेके चले आप, तो है ना, यहाँ पर लिखें फ्रॉम 1। देखिए प्रोबेबिलिटी ए बी कितना है, ए इंटरसेक्शन भी कितना है यहाँ पर, एम डैश अपॉन एन। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, एम डैश हम ऊपर नीचे हम एम से हम डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर अगर इसी से प्रूफ करना है तो देखिए अपॉन में आप एन ले लीजिए, है ना, एन लेकर आप इस इक्वेशन फर्स्ट का यूज कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। बाकी आप इस तरह से करें। अब यहाँ पर देखिए इसको हम आगे कैलकुलेट करें, तो यहाँ पर देखिए ये जो एम डैश अपॉन एम है, इसकी क्या वैल्यू है, देखिए एम डैश अपॉन एम,
ये किसके इक्वल है, देखिए प्रोबेबिलिटी b बाई ए के इक्वल, और ये m बाई एन, कहाँ गई m बाई एन, वो किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी a के इक्वल। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b हमें मिल जाता है। तो फाइनली चलिए आगे चलो, यहीं पर हम मैनेज कर लेते हैं। इम्प्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b की जो वैल्यू हमें मिली है, देखिए प्रोबेबिलिटी a इंटू प्रोबेबिलिटी b बाई ए। इस तरह से देखिए ये थ्योरम प्रूफ हो जाती है बहुत आसानी के साथ। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये वाली जो डेफिनेशन है ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की मेन डेफिनेशन यही है। लेकिन हम क्या करते हैं, देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब निकालते हैं, ए बाई बी हम निकालते हैं, तो हम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली हम यूज कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी, है ना। डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। और वास्तव में ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरी है जो अभी हम देख रहे हैं, है ना, गुणन सिद्धांत ही है। लेकिन वास्तव में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जो मेन डेफिनेशन है वो यही है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए को सैंपल स्पेस मानते हैं, और ए को सैंपल स्पेस मानते हुए बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये प्रूफ हो जाता है। और इसी बात को देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ए इंटू बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी बाई ए। ये लीजिए, एक ही बात है, आप ऐसे कहें या फिर ऐसे कहें, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने एक पार्ट हमने प्रूफ कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर इसी तरह से हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए ए और बी को आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं, है ना। और इधर तो ए बी है, और यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी बी ए आ जाएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ए बी और बी ए दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ए बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी, और बी ए का मतलब यहाँ क्या होता है, बी इंटरसेक्शन ए। और ये कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करते हैं, है ना, क्रम विनिमयता का पालन करते हैं, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर हम ये वाला केस तो सिमिलरली करके हम लिख देंगे, इसको आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो लिखें आप, इसी प्रकार प्रूफ किया जा सकता है। तो इसी प्रकार हम क्या सिद्ध कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, पहले पी घटित हो गई, पी क्या सॉरी बी, है ना। पहले तो ये घटना बी घटित हो गई, और बाद में जब हम घटना ए की प्रायिकता निकालते हैं तो फिर उसे हम इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि बी का इफेक्ट ए पे हो जाए, है ना। और ये बातें मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो लेक्चर में। चलिए, या फिर हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ए बी इक्वल प्रोबेबिलिटी बी और प्रोबेबिलिटी ए बाई बी, हैंस प्रूफ। तो देखिए ये वाला तो आप डायरेक्ट लिखें, ये वाला स्टेटमेंट। तो इसी प्रकार हम ये भी हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एक तो हमने ये प्रूफ किया है पी ए पी बी, और ये हमने पी बी और पी ए बाई बी। अब यहाँ पर देखिए थ्योरम तो प्रूफ हो जाती है। अब हम यहाँ पर देखिए एक स्पेशल केस हम देखेंगे। क्या देखेंगे, स्पेशल केस। ठीक है, थ्योरम के प्रूफ में ये स्पेशल केस आपको नहीं लिखना है, थ्योरम यहीं कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम एक छोटी सी बात लिखेंगे, और वो छोटी सी बात देखिए मैं पहले बता चुका हूं। देखिए यहाँ पर जब घटनाएं ए तथा बी स्वतंत्र हैं, तो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ए के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्थिति में अगर हम देखिए ए इंटरसेक्शन बी हम निकालें, यानी हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ए बी हम निकालें, तो देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ए बी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ए होती है, देखिए प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी बाई ए। तो यहाँ पर देखिए ये जो बी बाई ए है
ये प्रोबेबिलिटी बी के इक्वल हो जाएगी। और वैसे यहाँ क्या लिखा मैंने, यहाँ पर ये लिखा है, तो एक ही बात है, यहाँ पर आप अगर ये इंटरचेंज करके लिखोगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए ये प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी। और ये तो देखिए बहुत छोटी सी बात है, और देखिए ये लिखने की भी वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट फाइनल स्टेटमेंट लिखें बस, है ना। इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए प्रोबेबिलिटी ए बी स्वतंत्र घटनाओं के लिए क्या होता है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये अपॉन में जो भी हटा देंगे, ये डिपेंडेंट इवेंट के लिए होता है। जब बी ए पे डिपेंड होती है तो उसे हम ऐसे लिखते हैं, है ना। और यहाँ पर भी देखिए ये बी बाई ए एक ही बात है, वैसे दोनों स्टेटमेंट सेम है। तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम देखें तो ये इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी है और ए किस पे डिपेंड है, बी पे। जब ए बी पे डिपेंड होती है तो ए की प्रोबेबिलिटी को ए से डिनोट करते हैं, और जब डिपेंडेंसी नहीं है, इनडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, तो ये अपॉन में बी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखिए प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी दोनों क्या हो जाएंगे, है ना, इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। और रीजन भी चाहे तो आप लिख सकते हो, चलो मैं लिख ही देता हूँ, हालांकि ये बातें मैं कई बार बता चुका हूँ। ए बाई बी किसके इक्वल हो जाता है, देखिए प्रोबेबिलिटी ए के इक्वल, और प्रोबेबिलिटी बी बाई ए किसके इक्वल हो जाता है, प्रोबेबिलिटी बी के इक्वल। ये लीजिए, अब इनका यूज आप किसी भी स्टेटमेंट में कर लीजिए, है ना। ये लीजिए, तो ये दो घटनाओं के लिए देखिए, जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये होता है। और यहाँ पर देखिए ए बाई बी को आप प्रोबेबिलिटी ए लिख लीजिए, तो यहाँ जैसे ही हम प्रोबेबिलिटी ए लिखेंगे, कहाँ गया ए बाई बी, ये रहा। देखिए प्रोबेबिलिटी ए बाई बी को अगर हम प्रोबेबिलिटी ए करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, पी बी इंटू पी ए। यहाँ से आप देखें तो यहाँ ए बाई बी की जगह हमने क्या रखा, प्रोबेबिलिटी ए, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी किसके इक्वल हुआ, प्रोबेबिलिटी ए बी के इक्वल। और चाहे तो आप ये वाली कंडीशन यूज कर लीजिए पहले वाले स्टेटमेंट में, प्रोबेबिलिटी बी बाई ए को क्या लिखेंगे, कहाँ गया, अब ये देखिए ये है प्रोबेबिलिटी बी बाई ए, यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी बी पुट करोगे तो देखिए प्रोबेबिलिटी ए बी किसके इक्वल मिलेगी, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। तो देखिए फाइनली रिजल्ट देखिए, चाहे आप इसका यूज करें या फिर इसका यूज करें, स्वतंत्र घटनाओं के लिए ये कंडीशन होती है, ये वाली कंडीशन आपको स्वतंत्र घटनाओं के लिए ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये अपॉन में जो हम बी लिखते हैं वो डिपेंडेंट इवेंट, आश्रित घटनाओं के लिए होती है। जब घटनाएं स्वतंत्र है तो इसको ऐसे लिखा जाता है और इसको ऐसे लिखा जाता है। इन दोनों का यूज आप इसमें करें और इसमें करें तो यहाँ पर देखिए इन दोनों से हमें ये वाला स्टेटमेंट हमें मिलता है, ठीक है। ये रही बात देखिए दो घटनाओं के लिए। अगर हम तीन घटनाओं की बात करें, देखिए ए बी सी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, पी ए, पी बी और पी सी। इसी तरह हम चार घटनाओं के लिए भी ले सकते हैं, पांच घटनाओं के लिए भी ले सकते हैं। इसको देखिए हम जनरलाइज भी हम कर सकते हैं। तो देखिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ये ध्यान रखना है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरी यही प्रूफ हो जाती है, उसका प्रूफ यहीं तक है। ये एक छोटी सी बात है जो आपको एक्स्ट्रा में ध्यान रखना है। एग्जाम में देखिए अगर ये प्रूफ करवाया जाए, अगर एग्जाम में ये थ्योरम आ जाती है और आती है, देखिए कई बार आ चुकी है, तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आप यहाँ से स्टार्टिंग करें और आपको केवल यहीं तक लिखना है, ठीक है। ये एक स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस आपको नहीं देना है। हाँ, यदि एग्जाम में देखिए ये स्पेशल केस पूछा जाए कि स्वतंत्र घटनाओं के लिए जो गुणन सिद्धांत है वो किस तरह से बदल जाता है, तो फिर इस तरह से आप ये दो पर्टिकुलर केस आप बता दें। तो देखिए यहाँ पर हमने इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हमने एडिशन थ्योरम को समझा, उसके बाद देखिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को समझा और उसे हमने प्रूफ भी किया। अब देखिए यहाँ पर दी गई स्वतंत्र घटनाओं में कुछ घटनाएं हमें दे रखी हैं और उन घटनाओं में से हमें कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। हालांकि पिछली बार मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो लेक्चर में, देखिए आपको मैं बता देता हूँ। ये लीजिए, ये सब क्या है, देखिए स्वतंत्र घटनाएं हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। क्या प्रायिकता है कि इनमें से कम एक घटना घटित हो जाए, कम से कम एक घटना, एटलीस्ट वन इवेंट। तो देखिए कम से कम एक घटना के घटित होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ऐसी कंडीशन में देखिए इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगा और पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं। इन सभी घटनाओं में से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी A1 बार
प्रोबेबिलिटी A2 बार और आगे बढ़े तो प्रोबेबिलिटी AN बार। 1 माइनस 1 में से हम यहाँ पर ये सब प्रोबेबिलिटी हम मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 में से। और वैसे भी देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रोबेबिलिटी A किसके इक्वल होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी A बार के इक्वल होता है। किसी घटना की प्रायिकता बराबर उस घटना के घटित न होने की प्रायिकता, है ना, 1 में से घटाकर। तो देखिए किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इक्वल 1 माइनस उस इवेंट के घटित न होने की प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर देखिए इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम ये प्रूफ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए कम से कम एक घटना का घटित होना, है ना, मान लीजिए ये क्या है, कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी, 1 माइनस और उसका कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट, है ना, उसका विरोधाभास कथन। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस PA बार, तो देखिए कम से कम एक घटना का घटित होना, इसका जस्ट कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होगा, किसी भी घटना का घटित न होना। कम से कम एक घटना घटित हो जाए, इसका विलोम कथन क्या होगा, कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट क्या होगा, कोई भी घटना घटित न हो। तो देखिए यहाँ पर किसी घटना, है ना, कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस किसी भी घटना के घटित न होने की प्रायिकता। न तो A1 घटित हो और न ही A2 घटित हो, है ना, ये A बार का मतलब यही होता है। चलिए इसे हम सिस्टमेटिक तरीके से हम प्रूफ करते हैं। पहले हम थ्योरम देख लेते हैं। देखिए थ्योरम किस तरह से है और किस तरह से एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखिए जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो देखिए इस तरह से देखिए आपको क्वेश्चन मिलेगा। और देखिए राजस्थान बीएससी ऑनर्स में देखिए 2003 में, उदयपुर बीएससी 2002 में, 4 में अजमेर बीएससी, राजस्थान की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में देखिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरी, एडिशन थ्योरी का प्रूफ हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर हम ये वाला कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जो स्वतंत्र घटनाएं हमें दे रखी है उनमें कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। चलिए इसे हम प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज पे हम लेंगे, देखिए इसको और आप अच्छे से रीड करें। देखिए और इसे मैं बड़ा कर देता हूँ, अच्छे से आप समझ लें, पढ़ लें। यहाँ पर देखिए n इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी P1, P2, P3, ये इस तरह से देखिए पूछा गया है एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए n घटनाएं हैं और वो घटनाएं स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, उनकी प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पर दे रखी है। और कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो कम से कम एक घटना, एटलीस्ट वन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी इसके इक्वल होती है। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो चलिए यहाँ पर हम n इवेंट्स हम ले लेते हैं। बहुत आसान सा प्रूफ है। देखिए तीनों जो प्रूफ आज मैंने बताए हैं आपको, वैसे ये बताने वाला हूँ। और इसके पहले जो भी 2 प्रूफ हमने देखे हैं वो भी बहुत आसान थे और ये भी बहुत सिंपल है। देखिए लिखें आप, देखिए हम कुछ इंडिपेंडेंट इवेंट्स ले लेते हैं, A1, A2 और AN क्या हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। और देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी A1 कितना दिया है, देखिए हम मान लेते हैं n इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट है, A1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो स्मॉल p1 है। और प्रोबेबिलिटी A2 कितनी है, देखिए वो है स्मॉल p2। और प्रोबेबिलिटी AN कितनी है, देखिए वो है देखिए Pn। अब देखिए यहाँ पर घटनाओं की प्रायिकताएं हमने क्या ली, देखिए P1, P2, Pn। अब यहाँ पर देखिए अगर हम A1 बार की प्रोबेबिलिटी निकालें, है ना, घटना A1 के घटित न होने की प्रायिकता, तो वो क्या हो जाएगी, 1 में से हम सबट्रैक्ट कर देंगे। देखिए 1 माइनस P1। इसी तरह से देखिए प्रोबेबिलिटी A2 बार अगर हम निकालें तो वो हो जाएगी देखिए 1 माइनस P2, है ना। और ये तो बहुत छोटी सी बात है देखिए। और प्रोबेबिलिटी AN बार वो हो जाएगी देखिए 1 माइनस Pn। अब यहाँ पर देखिए इस थ्योरम को हमें प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक छोटी सी बात समझनी होगी। देखिए वो छोटी सी बात क्या है
यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता। और देखिए जब भी कम से कम एक घटना की बात आती है तो वहां पर देखिए यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। हम एडिशन थ्योरम का हम यूज करते हैं। देखिए कम से कम एक, एटलीस्ट। और देखिए कम से कम एक का मतलब होता है यूनियन। हम यूनियन ले लेंगे। देखिए मैंने एक वेन डायग्राम भी आपको बना के बताया था। जैसे 3 इवेंट आप ले लीजिए, तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है जिसमें केवल एक ही घटना के एलिमेंट आते, केवल एक, ओनली वन, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसमें ओनली ए के एलिमेंट है इस वाले पोर्शन में, इसमें ओनली बी के एलिमेंट है और इसमें ओनली सी के हैं, ठीक है। यहाँ पर इसमें केवल घटना ए के हैं और यहाँ पर देखिए इसमें ए एंड बी की हम बात करते हैं, ए के भी हैं और बी के भी हैं। इसमें तो केवल ए के हैं इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में केवल बी के एलिमेंट है, लेकिन इसमें ए के भी हैं और बी के भी हैं। और यहाँ पर देखिए इस वाले पोर्शन में ए के एलिमेंट भी आ जाते हैं, बी के भी आ जाते हैं, सी के भी आ जाते हैं, तीनों के आ जाते हैं। और इस वाले पोर्शन में ए और सी के हैं और इस वाले पोर्शन में देखिए बी और सी के हैं यहाँ पर। तो देखिए ये सिंपली कनेक्टेड है। ये 3 रीजन क्या है यहाँ पर, ये तीनों एरिया जो हैं यह सिंपली कनेक्टेड कहे जाते हैं। इनमें केवल यहाँ पर एक ही समुच्चय के अवयव हैं, या तो ए के हैं या बी के हैं या फिर सी के। और इनमें क्या होते हैं, देखिए 2-2 समुच्चयों के एलिमेंट आ जाते हैं। अब देखिए यूनियन की अगर हम बात करें तो यूनियन में क्या होता है, ये सारे पोर्शन आ जाते हैं। ये जितने भी पोर्शन हैं ये सब किस में आ जाते हैं, यूनियन में आ जाते हैं। तो अगर हम ए यूनियन बी यूनियन सी की बात करें तो उसका जो फील्ड होगा वो ये होगा। अब यहाँ पर देखिए यूनियन का मतलब क्या हो गया, देखिए एटलीस्ट वन, कम से कम एक। हमें ऐसे एलिमेंट चाहिए जो कम से कम एक समुच्चय में है, कम से कम एक सेट में है। तो यहाँ पर देखिए हम यूनियन ले सकते हैं। यूनियन में वो पोर्शन आ जाते हैं जिनमें केवल ए के अवयव हैं, ऐसे पोर्शन भी आ जाते हैं जिनमें ए और बी के अवयव भी हैं, और ऐसे पोर्शन भी आ जाते हैं जिनमें तीनों के अवयव हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कम से कम एक समुच्चय का अवयव यदि किसी में है तो वो किस में है, यूनियन में। तो जहां भी कम से कम एक की बात आती है इसके लिए यूनियन लेते हैं, सीधी सी बात, परेशान होने वाली बात नहीं। कम से कम एक का मतलब यहाँ पर यूनियन। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कहाँ चला गया, देखिए वो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको तो हम रिमूव कर देते हैं, इस कचरे को यहाँ से हटा देते हैं। एक बार वो देखिए प्रयास करते हैं, कहाँ जाएगा, ये लीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये हमें प्रूफ करना है, जब भी कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालनी होती है तो वहां पर हम यूनियन ही निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखिए आप A1 A2 AN में से कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता। बराबर। तो देखिए यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, हमें क्या निकालना है। देखिए A1 यूनियन A2 और यूनियन AN, कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता है ना, उसके लिए हम यहाँ पर यूनियन यूज करते हैं। ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए इसको हम कैसे सोल्व करें, तो देखिए इसको हम जैसे ही 1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी A1 बार इंटरसेक्शन A2 बार इंटरसेक्शन AN बार। क्योंकि यहाँ पर देखिए यूनियन 1 में से जैसे ही हम कोई भी प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट होते हैं। तो इसका कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट ये हो जाएगा, यानी हमें ऐसा पोर्शन देखना है जो यूनियन में नहीं है। और यूनियन के अलावा देखिए जो भी बाहर वाला बचता है, देखिए 2 इवेंट के लिए मैंने आपको बताया था, ये ए है ये बी है, तो ये तीनों पोर्शन किस में आ जाते हैं, देखिए ये यूनियन में आ जाते हैं। और इसके अलावा इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है पूरक, वो क्या होता है, ये बाहर वाला पोर्शन, ये होता है ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो यूनियन के अलावा जो भी बचता है वो होता है देखिए ए बार इंटरसेक्शन बी बार। अगर 3 इवेंट की बात करें तो वो होता है ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार। न तो ए में है और ना ही बी में है। और इसका मतलब क्या होता है,
जो न ए में है, जो न बी में है और ना ही सी में है। ठीक है, तो यूनियन में तो ए बी सी तीनों के आ जाते हैं, लेकिन हम उसका अगर हम कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें, उसका पूरक देखें, कॉम्प्लीमेंट्री देखें, ये बाहर वाला, तो इस बाहर वाले में क्या लिया जाता है, देखिए इस तरह से ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। तो यहाँ पर देखिए ये स्टेटमेंट हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है। देखिए प्रोबेबिलिटी ए क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए बार, ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए ये एक यूनियन है, A1 यूनियन A2, और यूनियन का जो अपोजिट स्टेटमेंट है, कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री हम कह सकते हैं, तो वो ये होता है। ठीक है, यूनियन के अलावा जो भी बचेगा वो यही तो बचेगा। और यहाँ पर देखिए इससे भी आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इस तरह से नहीं समझना चाहते तो आप देखिए यहाँ पर इस स्टेटमेंट का सीधा आप कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट ले लीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट है। ये लीजिए, मैं सीधा इसका कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट लिखा देता हूँ। देखिए कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस किसी भी घटना के घटित न होने की प्रायिकता, ये लीजिए एक ही बात है। और किसी भी घटना का घटित न होना, दैट इज न तो ए घटित हो ना ही बी घटित हो, यूनियन इंटरसेक्शन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, देखिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, न तो घटना A1 घटित हो रही है, और का मतलब इंटरसेक्शन लगा सकते हैं या फिर इनटू भी लगा सकते हैं, है ना। ये लीजिए, और A3, और आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखिए AN बार, ये लीजिए। वैसे ये इंटरसेक्शन ही है ना, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ये इंटरसेक्शन ही है। और यहाँ पर अभी जो मैंने आपको बताया था कम से कम एक घटना का घटित होना, तो ये वाली जो लाइन है देखिए मैथमेटिकली हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ लेफ्ट में प्रोबेबिलिटी A1 यूनियन A2 और AN, तो यहाँ पर ये इसके इक्वल होती है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। जो यूनियन में नहीं है वो कहाँ है, कॉमन सी बात है, जो यूनियन में नहीं है, कुछ इवेंट्स हमें दे रखी है, ऐसे एलिमेंट जो उन इवेंट्स के यूनियन में नहीं है वो कहाँ होंगे, वह है उसके आउट में। यहाँ पर ये बहुत सारी इवेंट है, देखिए अभी मैंने वेन डायग्राम आपको बनाया था, ये बहुत सारी इवेंट्स इस तरह से हैं। तो ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हम डायरेक्ट ही हम ऐसा लिखेंगे, मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया, ये और ज़्यादा आसान हो गया। देखिए आप तो इस स्टेटमेंट को देखें, किसी भी घटना के घटित न होने की प्रायिकता, कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस, इसका कंट्रोवर्सी क्या होगा, कम से कम एक घटना का घटित होना, इसका जस्ट अगर हम कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट देखें तो वो होगा किसी भी घटना के घटित न होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये लीजिए, अब देखिए यहाँ पर ये जो घटनाएं हैं A1 A2 A3, ये क्या है, यहाँ पर ये सब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट किसे दे रखा है, इंडिपेंडेंट तो A1 A2 है, लेकिन यहाँ क्या है A1 बार A2 बार। और एक बात ध्यान रखें, जब कोई घटना A इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है, तो A बार भी स्वतंत्र होती है। A यदि स्वतंत्र घटना है तो A बार भी स्वतंत्र घटना होगी। ठीक है, ये भी एक थ्योरम है, कॉमन सी बात है। जब A स्वतंत्र घटना है तो उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगी, जो पूरा घटना होगी A बार, वो भी क्या होगी, स्वतंत्र होगी। और स्वतंत्र घटनाओं के लिए देखिए हम क्या करें, स्वतंत्र घटनाएं हैं तो देखिए स्वतंत्र घटनाओं के लिए देखिए कॉन्सेप्ट हमने देखा था अभी, ये वाला प्रोबेबिलिटी ABC क्या होता है, PA इंटू PB इंटू PC। तो यहाँ भी देखिए स्वतंत्र घटनाओं के लिए वाला जो भी कॉन्सेप्ट हमने देखा वो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। देखिए क्या होगा, देखिए A1 बार इंटू प्रोबेबिलिटी A2 बार, और आगे बढ़े तो प्रोबेबिलिटी AN बार। और उसका क्या कारण है, क्या रीजन है, देखिए A1 A2 AN सब पे बार लगा दीजिए, क्या है, स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र है ना। ऑल आर इंडिपेंडेंट बिकॉज गिवन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। अगर दी गई घटनाएं स्वतंत्र हैं तो फिर ये घटनाएं भी क्या हो जाती है, स्वतंत्र हो जाती हैं। तो यहाँ पर स्वतंत्र घटनाओं के लिए हमने थ्योरम अप्लाई कर दी। और देखिए यहाँ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम सोल्व करें तो देखिए 1 माइनस
और ये वैसे मेन फॉर्मूला यही है, देखिए यही मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी A1 बार को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए जैसा इस थ्योरम में दिया गया है हमें ये प्रूफ करना है तो हम ऐसा लाके दिखा देंगे, है ना। बाकी रिजल्ट यही प्रूफ हो चुका है। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस P1 इस तरह से, और प्रोबेबिलिटी A2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस P2 और मल्टीप्लाई, है ना, कंटिन्यूस, और यहाँ पर हो जाएगा देखिए प्रोबेबिलिटी 1 माइनस Pn, और इसको हम कर देंगे देखिए ब्रैकेट में क्लोज, और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। तो देखिए यहाँ तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है। देखिए कम से कम एक घटना के लिए यूनियन का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ तो हमने कम से कम एक घटना के घटित होने की, यहाँ हमने मैथमेटिकली नहीं, डायरेक्ट हमने उस बात को शब्दों में समझ लिया है। कम से कम एक घटना का घटित होना यानी सभी का यूनियन बराबर 1 माइनस, इसका कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट यही होगा, कम से कम एक घटना का घटित होना या फिर किसी भी घटना का घटित न होना, उसका जस्ट क्या हो जाता है, कंट्रोवर्सी। ये एक दूसरे के देखिए कॉम्प्लीमेंट्री है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए किसी भी घटना के घटित न होने की प्रायिकता, दैट इज यहाँ न तो A1 घटित हो और न ही B1, है ना, A2 न A3 न AN, इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर देखिए हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरी का यूज किया इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए, स्वतंत्र घटनाओं के लिए जो गुणन सिद्धांत है उसकी सहायता से हम ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कम से कम एक घटना के लिए तो देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट ही लगता है, लेकिन हमने इसको क्या है कि देखिए स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है, कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता यही है जब हमें n इवेंट्स दे रखी है। तो इन n इवेंट्स में से, और ये n इवेंट्स क्या होनी चाहिए, देखिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो दी गई स्वतंत्र घटनाओं में से कम एक घटना घटित होने की जो प्रायिकता होती है वो यही होती है। और इसको देखिए हम इस कॉन्सेप्ट के बेस पर PA इक्वल 1 माइनस PA बार, इसके बेस पर हम किस तरह से लिखेंगे, ये हो गई प्रोबेबिलिटी A इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी A बार, यानी इसका जस्ट कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट हम यहां पर लेंगे। अब देखिए यूनियन का कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट है ना, यूनियन का कंट्रोवर्सी क्या होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, यूनियन के अलावा। यूनियन के अलावा जो भी पोर्शन बचेगा वेन डायग्राम में वो क्या बचेगा, देखिए इस तरह से A1 बार इंटरसेक्शन A2 बार, ये एक 11th स्टैंडर्ड की देखिए मैथमेटिक्स है, ये बचेगा। और देखिए यहाँ पर बात वही आ जाती है ना, ये स्टेटमेंट, और यहाँ पर इसी बात को देखिए हमने यहाँ पर शब्दों में लिखा है। तो देखिए जब भी कम से कम एक की बात आ जाए, कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो वहाँ पर आपको यूनियन निकालना पड़ेगा। और देखिए अब तो यूनियन भी क्यों निकालना पड़ेगा, अब तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपके पास है। तो जब भी कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता आप निकालोगे तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे, 1 माइनस PA बार इंटू PB बार, है ना, जो भी ये घटनाएं हैं इस तरह से हम देखिए कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रायिकता का योग सिद्धांत देखा, गुणन सिद्धांत देखा, और दी गई स्वतंत्र घटनाओं में से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता हम कैसे निकालते हैं, इन सब बातों पर हमने डिटेल में डिस्कस की है। तो देखिए स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में फिलहाल इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।